मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आप देखिए इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज का दूसरा नंबर है, उसमें मैथमेटिक्स हम लोग करने वाले हैं। आपके सामने सवाल नंबर 39 नंबर मतलब सवाल नंबर 1, जो कि यहाँ पे इससे पहले के जो 38 क्वेश्चन थे वो संबंधित थे आपके जीके से। ठीक है, उसका वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा। तो हम लोग अब मैथ के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डाट डाट लिखा हुआ है प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू है आपका 3025 मतलब 3025 है, तो आपको 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डाट 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 ये जाना है 4000, इसका मान ज्ञात करना है। इतना काम आपको करना है। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लिखा हुआ है 4 8, देखिए लिख ले इसको थोड़ा सा हम। लिखा हुआ है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस ये डाट 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 कहाँ तक जा रहा है प्लस ये जा रहा है 4000 तक। क्लियर, 4 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा आपके पास 1, 4 8 32 8, 4 2 8, 4 7 8 27 प्लस डाट 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 प्लस बचा जाके आपका यहाँ पर 1000। क्लियर, इसका लिखेंगे 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का क्यूब, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस डाट 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 इसे लिख सकते हैं 10 का क्यूब। और देखिए इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे इसका वैल्यू आपका दिया गया है 3025, तो 3025 से इसका कर देंगे गुणा 25 से 75, 3 चुको 12। ठीक है, ये 25 चुको 100 और 3 चुको 12 मतलब हो जाएगा 12100। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 12100 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा करने पे इतना आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं सवाल नंबर अगला आपके सामने सवाल नंबर 40 कह रहा है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वे पुनः 7 बजेंगी। देखिए जब ऐसा सवाल आपका आता है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम ही फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम निकालना है आपको यहाँ पर 6 7 8 9 12 का, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 6 7 8 9 12 का। चलिए इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 7 का 7 रहेगा, 2 चक्कू 8, 9 का 9 रहेगा, 2 चंक 12। चलिए 2 से कटेगा, 3 का 3, 7 का 7, 2 दूनी 4, 9 का 9, 2 3 6। फिर 2 से कटेगा इसको, तो 3 रहेगा, 7 रहेगा, 2 1 2, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया। इसके बाद देखो 3 3 ये 9 मतलब 9 यहाँ से ले लिया जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो जाएगा गुणा में, क्योंकि देखिए 3 3 से काटेंगे 2 बार तो 9 तक ये जाएगा 9 में 2 बार करेंगे 3 से, और ये 7 तो 7 तो हो जाएगा 9 8 72 7, तो 72 का 7 में गुणा कर लीजिएगा। 7 दूनी 14 का 4 लगाए 7 से 49 1 50, 504 आ जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो 504, तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना था एलसीएम निकालना था, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 504 सेकंड। अगला देखिएगा, एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। इसको लगाएंगे हम लोग एलिगेशन यानी मिश्रण से लगाएंगे सवाल को। एक परीक्षा में 120 छात्रों, टोटल छात्र कितने 120 के अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण, देखिए एक है पास होने वाले, एक है फेल होने वाले। पास होने वाले उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत कितना है 39 है, लिख लेंगे 39। फेल होने वालों का कितना है 15 है, लिख लेंगे 15। इनका और सभी छात्रों का एवरेज कितना है 35 है, तो ये इसको यहाँ पे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे जरा। कितना बचेगा यहाँ पर 15 आपका, देखिए 35 से 15 जाएगा, यहाँ बचेगा 20। अंतर निकालते हैं, इसका अंतर निकालेंगे 4, इसका रेशो निकाल लेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 एकन 4। ये रेशियो आपका जाएगा कितना जाएगा, ये रेशियो आपका कितना जाएगा, ये जाएगा 5:1। मतलब क्या कि जितने भी छात्र हैं उसमें से 5
अगर छात्रों में क्या है टोटल, अगर कितने टोटल हो जाएंगे 6, जिसमें से 5 आपके पास हो गए, 1 आपका फेल हो गया। इसी प्रकार से, ठीक है। पूछा गया तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताना, जो पास हुए हैं। पास वाले कितने, तो पास वाले छात्र आपके टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए 120 छात्र हैं तो 120 गुणा पास कितने हुए हैं 5, टोटल कितने हैं 5 1 6, बस इसको काट पीट के हल करो जरा। देखो 6 दूनी 12 20 हो जाएगा, और 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 100। तो 3 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूछा गया है कि कितने छात्र आपके पास हो गए हैं, तो 20 जो छात्र फेल हुए हैं, बाकी छात्र आपके पास हो गए। अगर आपसे फेल वाले पूछता तो भी आप बता सकते थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 42 नंबर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 42 नंबर को भी हमें सॉल्व कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखना, बात को समझना है, एक एक चीज़ को, पॉइंट को समझेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह कह रहा है कि वह आधे माल को सूची मूल्य पर बेच देता है, मतलब जितना अंकित करता है उसी मूल्य पे बेच देता है आधे माल को। 1/4 माल को 15% की छूट से बेचता है, और शेष को 30% की छूट के साथ बेचता है, ठीक है, 30% की छूट के साथ बेचता है। फिर आपसे आगे कह रहा है कि उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। कुल लाभ परसेंट कितना है, ठीक है, ये पूछा गया है। इसको देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। हम मान लेंगे कि उसका क्रय मूल्य जो है वो अंकित करता है, क्रय मूल्य जो उसका 100 रुपये है, ठीक है, और वो अंकित करता है, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य लिख सकते हैं, या मार्क प्राइस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंकित करता है, अंकित मूल्य उसका हो जाएगा बराबर 30% अधिक अंकित करता है, तो 100 का 30% निकालेंगे, हो जाएगा 30। तो 30 रुपये ज़्यादा बढ़ा के नोट कर देता है 130, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, नोट करता है, यहाँ तक बात हो गई। वह आधे माल को सूची मूल्य पे बेच देता है, आधे माल के। मान लीजिएगा कि उसके पास 4 चीज़ें हैं, हमने क्या किया, मान लिया कि उसके पास 4 चीज़ें, जिसमें से आधी चीज़ों को वो जो है 2 चीज़ों को कितने बेचता है, सूची मूल्य पे बेच देता है। तो अगर एक चीज़ की कीमत जो है 130 रुपये अंकित करता है, तो 2 चीज़ों को बेच देता है, ठीक है, 2 वस्तुओं को बेच देता है कितने पे, तो 130 का दोगुना कर देंगे तो 260, मतलब क्या कि 2 चीज़ें बेच देता है 260 रुपये की। आगे देखो, ठीक है। अब कह रहा है आधे माल को सूची मूल्य बेच देता है, इसका कमी हो गया। 1/4 माल को 15% की छूट से बेच देता है। 1/4 माल निकालेंगे, चौथाई का हम अगर 1/4 निकालें तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि 4 चीज़ें में से 2 चीज़ें उसने बेची हैं 260 रुपये की, और उसने 4 चीज़ों में से एक चीज़ बेची है कितने पर, एक चीज़ बेची 15% की छूट पर, मतलब 130 रुपये टोटल मूल्य था, जिसका 15% छोड़ दिया उसने, तो कितना लिया, 75% लिया, 15% छूट दे दी, और सॉरी 85% लिया, बटे में करेंगे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे जरा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 17 51 का 1 हाथ से लगा, 5 17 एकन 17, 18 19 20 21 22, और बटे में है 2 आपका, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2 लगाया 0.5, मतलब 110.5, 110.5 आया है कि 15% छूट देने के बाद उसने वस्तु बेची है 110.5 रुपये की। तो उसको थोड़ा सा मटाते हैं यहाँ पर से, समझ लिया होगा आप लोगों ने इतना, ठीक है। तो 130 रुपये था उसका, तो उसने एक चीज़ बेची है 110.5 रुपये की। देखिए समझते हुए चलिएगा, एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलिएगा, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग। फिर कह रहा है और शेष को 30% की छूट के साथ बेच देता है। शेष, अब देखिए 4 चीज़ें थी, 2 को उसने बेचा था सूची मूल्य पर 260 का, फिर उसने एक को बेचा 15% की छूट पर, अगले को बेचा 30% की छूट पर, एक चीज़ बची आपकी। तो एक जो थी उसकी कीमत थी 130 रुपये, तो उसको 30 की छूट दे दी, मतलब 70% पर उसको बेच दिया है। और इसको काट दीजिएगा तो 91, मतलब 91 रुपये को और 91 रुपये का बेच दिया है। इसका मतलब क्या है कि उसने चौथी चीज़ बेची है, वो बेची 91 रुपये की, कितने की 91 की ये बेच दी। अब देखिएगा 4 चीज़ें ने कितने रुपए की बेची, ये देखिएगा। तो इसको सभी को ऐड कर लो जरा, 260 110 91, इसको जब आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे आ जाए, देखिए 260 और 110 तो हो जाएगा 370 और 90, 360 61.300, ये आपका यहाँ पर ये आ जाएगा आपका
200 एक 300, हाँ ठीक है 300 इतना हो जाएगा 61, 400 लगभग आ जाएगा 461.5। इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका 461.5 रुपये। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब यह है कि उसने चीज़ों को बेचा है 461.5 रुपये में, तो उसका कुल लाभ परसेंटेज निकालना है। अभी हमें एक बार बताइएगा कि उसने चारों चीज़ों को खरीदा कितने में, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। उसका मतलब है कि उसने एक चीज़ को 100 रुपये में जब खरीदा है तो 4 चीज़ों को खरीदा है 400 में। जब वह 400 रुपये की चीज़ खरीदेगा और 461.5 की बेचेगा तो उसका हमें निकालना है लाभ। अब देखिए लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंटेज, लाभ कितना होगा हमें, लाभ देखिए 461.5 रुपये की बेची है 400 की चीज़, तो हमें लाभ हुआ है 61.5 रुपये का। किस पर हुआ है, 400 पर हुआ है, और गुणा में कर देंगे 100, तो यहाँ से निकल के आएगा लाभ परसेंटेज। क्लियर हुई बात। परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखो आपका ये सब 0 से 0 समाप्त हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं इससे। ये देखिएगा आपका जाएगा 61.5 बटे में 4 है, पॉइंट हटेगा 0 नीचे यहाँ पर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 1 बचा 5 2 10, 5 से 15, ठीक है 5 एकन 5 बचाए 5 2 10, 5 से 15, 5 अट्ठे 40, तो 8 से काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, तो 15 सही 3/8% हो जाएगा। उसको इतने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आप समझोगे टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है कि मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर हैं को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या याद कीजिएगा। अगर देखिएगा आपको मालूम है कि चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल अगर निकालें तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय सूत्र होता है। यहाँ पर है कि एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाइयाँ 800 मीटर और 400 मीटर हैं को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। अब देखो यहाँ पर निकाल लो, 4 स्पीड निकाल लो। दूरी में क्या करेंगे, अगर हम देखें दूरी में ये लंबाई है पुल की, तो पुल की लंबाई 800 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यक्स मान लेंगे, और बटे समय लगता है इसको पार करने में 100 सेकंड का, तो ये चाल आ जाएगी एक। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चाल एक और निकालने हम लोग, रेलगाड़ी तो वही है, देखिएगा दूरी कितनी है, दूरी इसमें है 400 मीटर की, तो 400 मीटर की दूरी हो जाएगी, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई भी ली जाती है तो यक्स है, और समय लगता है इसमें 60 सेकंड का, तो ये भी आपकी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड में। ये भी आपकी चाल, आपके पास दोनों चाल आ गई हैं। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने मतलब आपको यक्स का मान निकालना है। आप जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपकी स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है, समझ लेता है। तो आपकी रेलगाड़ी चल रही है तो स्पीड तो सेम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम कर देंगे। 800 प्लस यक्स बटे 100 बराबर 400 प्लस यक्स बटे 60। इसको लिख लेंगे हम लोग कि 800 प्लस यक्स बटे 100 बराबर, ठीक है, 400 प्लस यक्स बटे 60। जैसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो जब सॉल्व करेंगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6 3 हो जाएगा, तो ये 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 8 2400, ये हो जाएगा 2400, जिसका हो जाएगा आपको 3x बराबर हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, 5 को 20, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 2000 प्लस का 5x, ये आ जाएगा इधर, तो बचे देखिए जब 2000 इधर आएगा तो 2400 से 2000 चला जाएगा, बचेगा 400 बराबर हो जाएगा, बचेगा आपका 2x, ठीक है। घटा लिया, इसको तो भेज दिया, उसको इधर लिया है, इतना काम कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे तो जाएगा 200, तो आपका x का वैल्यू 200 आ गया। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 200 मीटर हो जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग आगे सवालों को। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि नितिन ने कुछ धनराशि जो है पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक ब्याज दर तथा 3 वर्ष के लिए 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8160 रुपये भुगतान करने होते हैं तो उधार ली गई राशि कितनी है, ये कहा गया है। अब देखो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज निकालना है। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही होता है ना। क्लियर बात है। देखो अगर हम लोग मूलधन मान लें 100 रुपये, देखो तो 100 रुपये मूलधन गुणा में दर कितनी है, पहले के लिए 6%, समय कितना है 3 वर्ष, और बटे में कर लें 100, ब्याज हो गया इतना, प्लस फिर अगले वर्ष के लिए 9%, 100 रुपये ही थे, 9% थी,
5 वर्ष के लिए बटे में 100 और प्लस अगले वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए। यही रहे ना। तो इसको भी सॉल्व कर लो चाहे, और चाहे इसका एक दूसरा भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा तरीका भी बता देंगे बेटी, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको देखो, तो मूलधन था 100 रुपये, इसको नीचे लिख देना थोड़ा सा, और 3 वर्ष के लिए 13% दर थी और बटे में था 100। टोटल योग था आपका यहाँ पर 8160। यहाँ से आपको मान निकालना है यक्स का। एक तो एक तरीका हो गया आपका। अब देखो आप लोग समझो, 6 × 18 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं कि 18 यक्स बटे 100 प्लस 45 यक्स बटे 100 प्लस 39 यक्स बटे 100 बराबर 8160। क्लियर हुई बात ये? इसको ज़रा जोड़ लीजिएगा एक बार, इसको ज़रा ऐड कर लीजिएगा आप लोग। तो 9 5 14 और 8, देखिए 9 और 5 14 8 22 के 2 हाथ से लगा 2 3 2 5 4 9 1 10 102 एक्स बटे 100 बराबर आ गया 8100 आपका 60। यहाँ से हम लोग एक्स का जब मान फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 8100 60 गुणे में आपका 100 और बटे में आपका 102। ये जाएगा आपका 8 बार, तो ये आ जाएगा आपका 8 बार और ये 0 लग जाएगा। तो 80 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8000। ये कितना आ जाएगा? 8000 रुपये आपका आ जाएगा मूलधन। ये तो हमने लगा लिया, इसका बेसिक से लगा लिया। अब देखें आप लोग दूसरा तरीका भी इसका है। कह रहा है कि 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर। 1 साल में मिलता है साधारण ब्याज जो है उसे 6%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 × 6 हो जाएगा आपका 18%। फिर अगले 5 वर्ष 9 के लिए, 5 वर्ष 9% के लिए तो हो जाएगा 45%। फिर कह रहा है 13% 3 वर्ष के लिए, तो 13 × 3 13 × 39%। तो इनको सभी को जोड़ लो पहले, कितना हो जाएगा? 22 का 2 वहाँ से लगा दो, ये 2 3 3 6 4 10 102%। 102% हुआ जाके 102% की वैल्यू आपको दे रखी है 8160 रुपये। 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना है? हमें लिखना है 8160 बटे 102 × 100। जब आप इसको हल करेंगे तो इसको भी हल करने पे आपका आ जाएगा 8000। क्लियर? तो इसको हम इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल 45 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग सेटल करके देखें, देखो पहला संख्या आपका लिखा हुआ है 0.423, 2 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 0.4। इसी को रिपीट करना है 2 3 2 3 डाटा कर लीजिएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि 0.423 पूरे पे लगा हुआ है, इसको हम कर सकते हैं 0.423 423 423 इस प्रकार लिख सकते हैं, डाटा कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है 0.423 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसको लिख सकते हैं बराबर 0.42333, इसी को बढ़ाना है। ठीक है, उसी को रिपीट करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर बताने कि सबसे छोटा मान कौन सा हो जाएगा, ये तो आपको बताना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर समझना है। अब देखो यहाँ पर 4 4 सभी में आ रहा है, फिर 2 2 2 सभी में आ रहा है, इसका 3 3 3 सभी में, इसके बाद देखो 2 4 3, तो छोटा कौन सा है? तो 2 वाला छोटा है ना, ये वाला मान छोटा है आपका, तो ये किस में ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 से में है। ठीक है, कंपेयर कर लीजिएगा। अब देखो कैसे कंपेयर किया, यहाँ पर यहाँ तक आप लोग देखिएगा, यहाँ तक देखो पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में सेम है। एक में देखिए 2 लिखा हुआ है, एक में 4 एक में 3, तो छोटा कौन सा है? 2 है छोटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक 18 दिनों में तैयार करती है। देखिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है, 18 दिनों में तैयार कर देती है बराबर। यदि वही कार्य यही काम करना है 12 दिनों में करना हो, कितने? 12 दिन में, तो कितने घंटे काम करना? मानेंगे 1 घंटे काम करना होगा, बस इतना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 6 दूनी 12 6 3 18 और 2 चक्कू 8 और 4 3 12 बराबर x, तो काम करना होगा 12 घंटे। कितना काम करना होगा? 12 घंटे आपका यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
अगला देखो सवाल आप लोग। देखिए अगला सवाल आपके सामने भी लिखा हुआ है, इसको देखो आप लोग। सवाल कह रहा है कि रवि ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद अरविंद 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उसने 2:1 में बांटा 2:1 में बांटा गया हो तो कितने महीने के बाद अरविंद व्यापार में साझेदार बना। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पर क्या देखो, रवि ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है, तथा कुछ समय बाद अरविंद ने 54,000 रुपये का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। व्यापार के अंत में होने वाला लाभ कितने महीने बाद अरविंद व्यापार में। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली ये है। पहले ये समझो, देखो 45,000 से शुरू किया, यहाँ लिखते हैं चलिए 45,000 और अरविंद ने लगाए हैं 54,000। क्लियर, ये लगा एक वर्ष तक लगाया है, तो एक वर्ष के लिए देखिए इसने लगाया है 12 महीने तक। इसमें 12 से गुणा कर देंगे, कितने महीने तक लगाया। यहाँ पर लिखते नहीं, मतलब नीचे लिखते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे कि 45,000 रुपये थे, 12 महीने के लिए लगाया, रेशियो लगा लीजिएगा। फिर 54,000 रुपये उसने कितने महीने के लिए लगाए, ठीक है। तो मान लेंगे कि इसने जो रुपए लगाए हैं वो कितने महीने के बाद लगाए हैं। मान लेंगे कि x महीने बाद लगाए, मतलब टोटल 12 महीने होते हैं, उनमें से हम x महीने बाद लगाए इसने। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, तो उनको जो है 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ है। तो देखिए जिस अनुपात में पैसे लगाते हैं लाभ भी उसी के रेशियो में होता है, बराबर 2:1, इस प्रकार से। क्लियर। तो हम लोगों को इसी को सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो इसको अपन में लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 45,000 गुणे 12 बटे में लिख सकते हैं 54,000, ठीक है, गुणे 12 माइनस x, ठीक है, 12 माइनस x बराबर 2/1। क्लियर हुई बात। इसी को सॉल्व कर लो जरा एक बार। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखो 9 पन्ना 45, 9 छाक 54, 6 दूनी 12, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 एकन 5 बराबर आ जाएगा 12 माइनस का x, और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 12 माइनस का 5, तो x बराबर आपका आ जाएगा 7। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा था कितने महीने के बाद वो साझेदार बना है। तो वो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात थी, हम लोगों ने क्या किया था, x महीने बाद माना था तो 12, ठीक है, हमने कहा था x महीने बाद वो साझेदार बना था, x महीने माइनस, तो क्या हो जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 7। तो वो 7 महीने के बाद जो है वो साझेदार बना। क्लियर। या आप भी निकाल लेते हैं, वो x महीने के लिए बना है तो 5 आ जाता, वहाँ पर कितने महीने के लिए बना अगर पूछा जाता तो कितने महीने के लिए बना तो आ जाता 5 महीने के लिए, और कितने महीने के बाद बना तो 7 महीने के बाद बना, ठीक है। अब देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, इसको देखिएगा सही से समझिएगा। एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। ये भी बात सही है। मीनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने % प्रश्नों के सही उत्तर देने चाहिए। अब देखो यहाँ पर समझना बात, एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। मीनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों के उत्तर सही दिए। बात ये समझना है कि देखो 80 प्रश्न है, प्रत्येक 4 अंक का है, तो कितने अंक के हो जाएंगे आपके टोटल 80 अंक, प्रश्न 4 अंक के, 8 से 32 320 अंक हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके अंक हो जाएंगे। क्लियर। टोटल अंक मीनल ने 60 प्रश्नों में से 60 में से 75%, 75/100 सही उत्तर दिए। तो 25 या 75, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 15 बार, 15 या 45, मतलब क्या है कि 45 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो उसके लिए नंबर कितने मिलेंगे, 45 चक्कू 180, तो उसे अंक मिलेंगे 180 अंक, 180 अंक उसे मिल जाएंगे। कुल 80% अंक प्राप्त करने के लिए, अब देखो उसे 180 अंक मिल गए, अगर उस 320 में से वह 80% अंक प्राप्त करे
तो कितने प्राप्त करेगा? देखो 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 8 से यहाँ 24 1 25, 256 अंक। उसे 256 अंक मिलने चाहिए, तब उसे 80% प्राप्त होंगे। लेकिन उसने मिले कितने नंबर हैं? 180 नंबर मिले हैं। फिर पूछ रहा है कि उसे शेष प्रश्नों में से कितने % प्रश्नों को के सही उत्तर देने चाहिए। अब देखो यहाँ पर प्रश्न बचे कितने हैं? उसे 60 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, क्लियर बात है, जिसमें से आपके 45 से 180 नंबर हो जाएंगे। तो उसे नंबर कितने लाने हैं? अब ये देखो उसे नंबर लाने हैं यहाँ पर 256, 180 बढ़ाओ कितने हो जाएंगे? देखो 20 इधर और 56 इधर, 56 और 20 76 नंबर। उसे नंबर लाने हैं 76 और नंबर लाने हैं कितने क्वेश्चन में से? 20 क्वेश्चन में से। अब देखो यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से उसे नंबर लाने हैं 76 76 नंबर। एक क्वेश्चन है 4 अंक का, तो उसके कितने सही होने चाहिए? तो 76 बटे 4 कर दो, तो 4 1 4, 4 9 36, 19 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो कितने % सही होने चाहिए? देखो 19 सही होने चाहिए, किस में से? 20 में से, गुणे 100, यही % आएगा। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, 20 पंचे 100 और 19 अपना 95, मतलब कि 95% उसे उत्तर सही देने हैं। 95% सही उत्तर देने, तब जाके उसके 80% मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि अब आपके सामने लिखा हुआ है 49 नंबर जो क्वेश्चन है। हमें इसको भी सही तरीके से समझना है। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो जो आपके सामने यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, थोड़ा सा अब देखो, ठीक है, इसको हम हेल करके आंसर यहाँ पर लाना है। कितना भी उसका होता है देखना है। यहाँ पे देखो फर्स्टली हमें यहाँ पर क्या करना है, 2/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे कि 2/3 गुणा 3 का 3 लिख देंगे, बटे में जाओ 5/6 भाग लिखा हो भाग लिख देंगे। ठीक है, एक कोष्टक में लिख देंगे उसको, 4 1 4 1 5/4 का के जगह पे गुणा लिख देंगे 2/3, इतना कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 2/3 गुणा 3 पूरे के बटे में ये है 5/6 लिखा हुआ है, भाग इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे? इसका हम लोग गुणा कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो या काट लो इसको, ये कट भी तो जाएगा। देखो 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 5/6। यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखते नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम थोड़ा सा उसको आगे लिखेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सवाल यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 2/3 गुणा में 3 ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है दोस्तों को। अब देखिएगा 5/6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, भाग में लिखेंगे इसको हम लोग, तो 5 और 2 3 नीचे 5/6 यहाँ पर भी लिख जाएगा ये। ठीक है, क्लियर। अब देखो सवाल लग जाएगा। देखो सवाल भी कुछ नहीं है, 3 से रुक जाओ 1 मिनट, सिर्फ इतना लिख दिया, गुणा 3/5/6 लिखा हुआ है। हम लोग गुणा ये भाग का पलट के गुणा लगा देंगे, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 6/5, इतना कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो आप लोग, देखो 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से इधर 3 कैंसिल, तो 2 बचा, सिर्फ 2 ही आपका आंसर। तो नंबर 1 आपका जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर बात समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यदि किसी वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ये अगर बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपसे सिर्फ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब देखिएगा यहाँ से जो है हमें यहाँ पर वैल्यू लिखना है, तभी तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? थोड़ा हिसाब लगाइएगा आप लोग। यहाँ पर यहाँ से पहले हम भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी? 4 को कर देंगे, देखो 2 से काटो, 2 1 2 2 2 नहीं 4। यहाँ से हम लोग भुजा निकालें तो देखो भुजा हमारी आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? ये πr और बटे में कितना आ जाएगा? भाग वाला गुणा वाला भाग में जाएगा बटे 2, πr/2 हो जाएगा आपका। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? बराबर ये लिखे पाई, रेशो निकाल लें यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल बटे भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना है? πr/2, इसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर बात हुई। अब देखो πr² बटे में देखेंगे लिखा हुआ है
स्क्वायर, देखिए बल करेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बटे में आ जाएगा आपका 4। तो ये 4 तो जो है आपका पहुंच जाएगा ऊपर। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई से आपका ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखिए 4 आपका पहुँच जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 4 बटे पाई, क्या हो जाएगा, ये 4 बटे पाई यहाँ पर आ जाएगा, 4 बटे पाई। अब आप जानते हैं कि पाई का मान दे रखा है 22/7। अब देखो उत्तर आपका क्या आ रहा है, 4 बटे पाई आ रहा है, और पाई का मान 22 बटे में है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को करेंगे ऊपर यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा आ गया था 4 बटे पाई बराबर 4 बटे पाई का मान 22/7 होता है। 7 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा आपका 4 × 7 बटे 22। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 11 22, 2 17 14/11, 14/11 आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला देखिएगा सवाल। अब आपके सामने सवाल जो आ चुका है इसको भी थोड़ा समझते हुए चलना है हमें, ठीक है। 51 से 52 तक तालिका का अध्ययन करना है। लगातार 4 वर्षों में 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कपास साड़ियों की संख्या दी गई है। सवाल नंबर पहले 51 पढ़ते हैं हम लोग। 2013, 14, 15 तीनों में मिलाकर कंपनी ई द्वारा बेची जाने वाली कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की औसत संख्या निकालनी है, ठीक है। कांचीपुरम सिल्क और साड़ी द्वारा कपास साड़ी, ये संख्या आपको यहाँ पर निकाल लेनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बात को सिर्फ समझते हुए चलना है, सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। देखिए 2013, 14 और 15 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 2013 की अगर बात करें और कहाँ पर ई द्वारा, ये देखिए 2013 में कितनी है, ये थी आपकी 1908, लिख लीजिएगा 1908। 14 में कितनी है, 1692, ठीक। आगे देखा आपको यहाँ पर है, और 15 में कितनी है, 15 में है 2160। जोड़ लो इनको, 8 2 10 का 0 यहाँ से लगा 1 9, 16 का 6 यहाँ से लगा 1 9 1 10, 16 तक 7 यहाँ से लगा 1 1 2 3 2 5, 5760। हमें निकालना है इसका औसत। औसत कब निकलेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे भाग कर देते हैं। तो इससे 3 से कर देंगे भाग, हम लोग 3 पद हैं तो 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, 3 9 27, 3 2 6 0। तो आपका ये हो जाएगा 1920। 1920 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्लियर। इसके बाद देखिए आपके, तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 52 है। अगर 2012 में कंपनी द्वारा बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की संख्या 2013 और 2015 में उसी कंपनी द्वारा बेची गई साड़ियों की औसत संख्या से 50% कम थी, तो 2012 में कंपनी द्वारा बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ी की संख्या क्या थी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए कहने का मतलब है कि 2013 और 15 की औसत संख्या पहले निकालनी है आपको, ठीक है। फिर जो भी संख्या आप किया जाए उसका 50% निकाल देंगे, और जो भी 50% आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे देखिए आपको कोई एक निश्चित कंपनी यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है कि कौन सी कंपनी है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कंपनी ए को उठाएंगे यहाँ पर, तो इसको और इसको 13-15 को जोड़कर इसका आधा करेंगे, औसत वही निकालते हैं, जोड़ को आधा, और उसका आधा आने के बाद फिर उसका आधा करेंगे। कोई अगर ऑप्शन मिलता है तो ठीक हो जाएगा, ना आने पर फिर आप बी को चेक करेंगे, सी डी ई जो भी आपका आ जाएगा वही आपका उसमें देखेंगे। अगर ए में नहीं आता है तो बी में चेक करेंगे, बी में नहीं सी में देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ यहाँ पे मिस प्रिंट कर दी उन्होंने है, या यहाँ पे सी लिखा ना हो या बी लिखा ना हो या ए लिखा ना हो। तो आप लोग इसको सवाल को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आए, तरीका वही है। आपको पहले क्या करना है, 2013 वाले और 15 वाला एक एक करके जोड़ना है। इसको पहले जोड़ेंगे, जिसका योग आएगा उसका आधा करेंगे पहले, ठीक है। औसत हो जाएगा, फिर औसत जो भी आएगा उसका आधा कर देंगे, ठीक है। ऐसा करना है आपको सिर्फ, पहले फिर बी का कर लीजिएगा, सी का, डी ई 5 हैं, ठीक है। कोई सा एक आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से सिर्फ इसी तरीके से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। तो देखिएगा सवाल नंबर 53 आपके सामने। 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 6250 रुपये, एक राशि का चक्रवृद्धि मिश्रधन 2 सहित 3/4 वर्षों के बाद कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है 2 सहित 3/4 वर्ष। यहाँ पर बात है ये समझने वाली, यहाँ पर ये है कि सबसे फर्स्टली अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो है 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है और 6250 रुपये है।
तो अगर हम देखिए 6250 रुपये पर 8% की दर से 1 साल का ब्याज निकालें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 साल का, ये निकाल लो पहले। तो देखो जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा, 4 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, 125 बच जाएगा आपका, 125 चक्कू ये हो जाएगा आपका 500। तो कहने का मतलब क्या है कि 500 रुपये मिलेंगे 1 साल के ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखिए 6250 रुपये थे, 500 मिल गया ब्याज, तो रुपये आपके बन गए अब 6750। अब 6750 रुपये पर क्या कहानी है, क्योंकि 2 वर्ष है तो पहले एक एक वर्ष करके निकालेंगे हम लोग। तो 1 वर्ष का निकालेंगे, इस पर भी 8% दर है, 100 से भाग करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 एकन 5 5 तियाँ 15 पचम 25 और 4 पंचे 20 का जीरो वहाँ से लगा, 2 4 तियाँ 12 14 का 4 यहाँ से लगा, 1 4 एकन 4 1 5, 540 रुपये उसे ब्याज यहाँ पर मिल गया। तो आपका मिश्र धन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6750 रुपये ऑलरेडी था उसके पास, 540 मिल गया ब्याज। तो 0 5 4 9 7 5 12 का 2 यहाँ से लगा 1 7, मतलब 7290, कितना 7290 रुपये जो है वो यहाँ तक बन गया जाके। अभी लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि 3/4 वर्ष है, अब यहाँ पे 3/4 की और बात कर रहा है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग, 3/4 को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो 7290 रुपये मिश्रण बन गया है, तो 7290 रुपये पर दर आपकी 8% है, समय आपका 3/4 वर्ष है और 100 से करेंगे भाग, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन निकल के आएगी, उसको भी देखना है हमें। यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, जीरो से आपका जीरो यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 तियाँ हो जाएगा 6 6 नेम 54 का 4 हासिल लगा 5 और 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल लगा 1 और 6 हटे 42 1 43, 4374 बटे में 10, तो ये हटेगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 437.4 आ जाएगा, 437.4 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखो 7290 रुपये आपके ये थे और इस पर हमें मिल गया है ब्याज 437.4 रुपये का। जरा आप इसको ऐड कर दीजिएगा, तो 7290 में हम लोग 437.4 को ऐड कर देंगे, 0.4 7 12 का 2 वहाँ से लेके यहाँ पे 6, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7627, देख लीजिए यहाँ पर 4 2 6 7 7727 हो जाएगा। देखिए 7727.4 रुपये जो क्या आ जाएगा वो आपका टोटली ब्याज लगे मिश्रण वगैरह सब आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि आ जाएगी, भी ब्याज पर भी ब्याज मिला है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आपका देखिए 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखिएगा हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको भी देखना है हमें कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट का माल बेचता है तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है, और अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट में पर माल बेचता है तो उसे कितना % लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको यहाँ पर बतानी है। समझ गए आप लोग, यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी। सूची मूल्य पर 30% की छूट, अगर मान लीजिएगा थोड़ी देर के मान लें हम कि सूची मूल्य था उसका 100 रुपये और इस पर उसने क्या किया है, सूची मूल्य था या अंकित मूल्य, 30% की छूट दे दी, 100 पर 30 की छूट देगा, क्या बचेगा 70 रुपये बचेगा आपका, ठीक है 70 बचेगा आपका यहाँ पर। फिर आपसे कह तो उसे 16% का नुकसान होता है, ठीक है। नुकसान कितना होता है, 16% का उस पर नुकसान हो जाता है। अब देखिएगा 16% नुकसान की हम लोग बात करें तो उसका हम देखिए, तो ये 70 जो है ये वैल्यू किसकी है, हम ये नगर निकाल लें यहाँ पर, तो देखिए फाइनल यहीं से हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की 70% ये है, ये वैल्यू किसकी है, हमें सिर्फ ये फाइंड कर लें बस। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए 16% का जब नुकसान हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 84% की वैल्यू आपकी है 70, इससे ये पता लगता है हमें। फिर आगे आपसे क्या कहता है, अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचता है, अगर वह जो है सूची मूल्य पर, अगर देखिए वैल्यू कितनी आखिर है, देखिए यहाँ पर जो है 84% की वैल्यू 70 रखी है इस हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ है कितने रुपए की वो निकालेंगे, तो हम 100% की जब वैल्यू निकाल दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 70/84 × 100, ये हो जाएगा, ठीक है। 7 से अगर हम इसको काटें तो 7 से काटेगा, 7 1 7 7 दूनी
14 तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000/12, मतलब क्या है 100% की आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 1000/12। 12 से इसको काटेगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 500 हो जाएगी यहाँ पर। 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगी आपकी यहाँ पर 250। 250 को क्या करना है 3 से भाग करना है हमें। जब 250 को आप 3 से भाग करेंगे तो 8 24 बचा हमारा, 1 हो जाएगा 10, या 3 8 24 1 10 हो गया, 3 3 9 बचा हमारा कितना 1, 3 3 9 1 बचा, तो ये 3 3 9 3 3 इस पर कट जाएगा, मतलब 83.33 रुपये की वह चीज़ है। ठीक है, अब बात क्लियर हुई जाके। अब कह रहा है कि अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचता तो उसे लाभ यहाँ तो उसे कितने % का लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछ रहा है ना। देखिए सूची मूल्य हमने माना था 100 रुपये, पहले उसने माल बेचा था 70 रुपये का, जो कि उसे 16% का नुकसान होता है। इसका मतलब कि 84% की वैल्यू 70 है, तो हमने 100% की वैल्यू यहाँ पर निकाली 83.33, मतलब वह चीज़ का क्रय मूल्य जो है वो है 83.33 रुपये, ये है। अब कह रहा है कि यदि अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट, सूची मूल्य का मूल्य कितना है 100 रुपये है, अगर उसे 20% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 20 की छूट 20 माइनस कर दीजिए आप लोग, तो 80 रुपये हो जाएगा। अगर वह चीज़ 80 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने % की हानि होगी, ये आपसे पूछा गया है, ये बताना है, लाभ या हानि। तो देखो तो उसे कितनी हानि हो रही है, तो 83.33 रुपये की चीज़ अगर हम 80 रुपये में बेच दें तो नुकसान हो जाएगा हमें, कितने का हो जाएगा 3.33 रुपये का नुकसान हो जाएगा। 100 किस पर 80 रुपये पर गुणे में कर देंगे 100, ठीक है, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 00 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इससे आपका यहाँ पॉइंट लग जाएगा 8 चक्कू 32 और 8 1 8, 4.1% का हानि हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपको देखा है 4% का सिर्फ, तो कोई बात नहीं 4% आपको यहाँ पर हानि हो जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इस सवाल को किस टाइप से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने जो माना था वस्तु का मूल्य 100 मान लिया था कि उसका सूची मूल्य मतलब जिसका जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये अगर था, तो उसको मैंने फिर क्या गया छूट प्रदान करके उसको 83.33 निकाला यहाँ से, क्योंकि उसका हमने बिल्कुल CP मतलब क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। ABC की वर्तमान आयु का योग जो है 96 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। B की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो ABC की वर्तमान आयु का योग जो है वो 96 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। ठीक है, 6 वर्ष पहले, देखो 6 वर्ष पहले तो 6 बार, अगर हम लोग यहाँ पर देखो 6 वर्ष पहले की बात करें तो A की उम्र 6 वर्ष कम कर दो, B की उम्र 6 वर्ष कम कर दो, C की उम्र 6 वर्ष कम कर दो, तो 6 3 18, मतलब अभी योग कितना है 96 है, उसमें से 18 घटा दो पहले, तो 16 से 8 जाएंगे 8 बचेगा, और 8 से 1 जाएगा 7 बचेगा 78। ठीक, 78 से 88 और 96, ठीक है। तो 78 था कब, 78 जब था 6 साल पहले। उनका अनुपात दे रखा आपको था 1:2:3, इसका योग कर दीजिएगा, 2 1 3 3 6, तो 6 की आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 78, 6 1 6 6 3 18, 1 की वैल्यू आपकी जाएगी 13, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब पूछा गया कि B की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये था A, ये था आपका B, ये था C, तो B की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो 13 दूनी 26, 26 वर्ष कब की है 26 वर्ष जबकि 6 साल पहले की आयु, और 6 और जोड़ दीजिएगा इसमें जब आप, तो आ जाएगी आपकी 32। तो मतलब B की वर्तमान आयु कितनी है, तो B की आपकी वर्तमान आयु जो है वो आपकी हो जाएगी 32 वर्ष। तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर। हम लोग देखें अगर अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की कुल संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़ों की संख्या कितनी है। आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। इसको सही से समझिएगा, ठीक है। सवाल ये भी बेहतरीन तरीके से लगने वाला है, हमारा कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब देखो यहाँ पर कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी, देखिए जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आधे आदमी जो हैं, अगर मान लें कि 2x आदमी हैं और 2x घोड़े हैं, तो आधे आदमी जो हैं मतलब ये आदमी मैन है, ये हैं आपके हॉर्स। तो आधे आदमी जो हैं घोड़े बैठे हैं, तो मतलब आधे आदमी चल रहे हैं और घोड़े 2x सभी चल रहे हैं। आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। तो x अगर आदमी है तो इसके 2 पैर हैं तो हो जाएगा 2x, और घोड़े के 4 पैर होते हैं तो उसका हो जाएगा 4 दूनी, इसका 4 पैर होते हैं, इसके 2 पैर होते हैं, तो 4 दूनी 8x। ये तो है 4 दूनी 8x। अब देखो आपसे कह रहा है कि यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की कुल संख्या, क्योंकि आदमी चल रहे हैं तो 2x पैर हैं, घोड़ा चल रहा है तो 8x पैर हैं, इनका दोनों का जोड़ जो है वो जाएगा आपका 10x बराबर 70 है। तो पूछा गया है आपसे यहाँ पर x का मान 7 आ जाएगा। पूछा गया है आपसे तो घोड़ों की संख्या कितनी है? घोड़े कितने हैं? 2x हैं, तो 7 दूनी 14। घोड़े कितने हो जाएंगे? घोड़े हो जाएंगे आपके 14। ठीक है, आगे देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 57। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे और ख़रीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है। उसे कितने % लाभ या हानि हुई, ये बताना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है। 10 रुपये में 4 मतलब क्या? एक की कीमत अगर निकालें तो आ जाएगी 2.5 रुपये एक पीस की कीमत, और 10 रुपये में 5 मतलब यहाँ पे अगर निकालें एक की कीमत तो आ जाएगी 2 रुपये। ठीक है, 2 चीज़ें खरीदता है कितने रुपए की मिलाकर? अगर ये खरीदता है 2 चीज़ें, उसने खरीदी एक चीज़ तो 4.5 की खरीदता है 2 चीज़ें। ठीक है, और बेचता है तो 9 चीज़ें बेचता है कितने रुपए की? 20 रुपये की। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पर। ज़रा हम वस्तुओं को बराबर कर लें, वस्तुओं को हम लोग क्या करें? बराबर कर लें। जैसे अगर हम लोग यहाँ से 2 से गुणा कर दें, 9 से यहाँ पे गुणा कर दें तो 9 दूनी 18 वस्तु, ये 10 वस्तु हो जाएंगे, इधर इसके रुपये हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर हम लोगों ने 9 से क्या, तो 9 से यहाँ पे कर दें, यहाँ से हम लोग 2 से कर दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगी, देखो खरीदना ये है, बेचना ये है। तो 9 दूनी 18 वस्तुएँ खरीदता है, 9 पना 45 का 5 यहाँ से लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40, 40.5 का, और बेचता है उसे 20 दूनी 40 का, मतलब 40.5 का खरीद कर और 40 का बेचता है, मतलब 0.5 का घाटा होता है। कितने का? 0.5 का घाटा होता है, यहाँ पर 0.5 का घाटा होता है। ठीक है, ये देखो 40.5 का खरीदा और 40 का बेच दिया तो घाटा कितना हुआ है? उसे 0.5 का घाटा होता है, किस पर? 40 पर, और गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्रय मूल्य कितना उसका है? क्रय मूल्य सॉरी यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या किया था, उसने देखिएगा 40.5 रुपये का ख़रीदा है और 40 का बेचा है, तो उसे हानि कितना हुआ है? इतना बेचा, 1 का हानि होता है, किस पे हानि होता है? मेरा क्रय मूल्य पर। तो 40.5 पर, और गुणा में कर देंगे हम लोग 100। इसको सॉल्व कर दो, बस ये है सॉल्व करने को। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा समाप्त करो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 40, 5 एकन 5 81, ये हो जाएगा 200/81 हो जाएगा। 200/81 का मतलब है इसको भाग करके देखना है, हो रहा हानि है तो 81 वाला आपका हानि वाला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन है। मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं व 1 अविवाहित है। एक अन्य मित्र की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है। वे सब 4 बच्चों के साथ एक पिकनिक पर गए हैं। तो पिकनिक पर कुल कितने सदस्य हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहली बात है कि मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियाँ हैं, मतलब क्या है? 2 की पत्नियाँ हैं। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, साथ में उनकी 2 पत्नियाँ हैं, एक पत्नी, एक व्यक्ति की 1 पत्नी, तो हो जाएंगे 4 लोग ये। फिर आगे कहे कि 1 अविवाहित है। अविवाहित कितना है? अविवाहित है 1। आगे है कि एक अन्य मित्र की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है।
ठीक है। एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, वह कितना है? वह सिर्फ एक व्यक्ति है। आगे है, और दो का विवाह विच्छेद हो चुका है। दो का विवाह विच्छेद हो चुका है मतलब क्या है? दो व्यक्ति हैं, उनके विच्छेद, विवाह था, अलग अलग हो गए, मतलब वाइफ और हस्बैंड जो अलग अलग हो गए, तो दो, तो व्यक्ति वो विवाह विच्छेद वाले दो व्यक्ति हो गए। फिर इसके बाद है, वे सब 4 बच्चों के साथ। बच्चे कितने हो गए? बच्चे हैं 4, सब नोट करो। इस पर पिकनिक गए हैं, तो कुल कितने सदस्य हो गए? विच्छेद वाले गए नहीं साथ में, क्योंकि विच्छेद अलग, वाइफ अलग हो गए, हस्बैंड अलग, तो सिर्फ 2 बचे वहाँ पर, क्योंकि 2 का विवाह विच्छेद हो गया, तो 2 ही लिखे जाएंगे यहाँ पर, विवाह विच्छेद वाले हैं। इनको जोड़ लो एक बार, 4 2 6 7 8, 4 12, तो 12 लोग मेरे हिसाब से हुए पिकनिक के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर सेकंड जो आपका प्रैक्टिस सेट था मैथ का, वो कंप्लीट हो चुका है पार्ट 2 का, ठीक है। जिसमें मैथ के आपको लगभग 38 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 39 से, और हम लोग 58 तक गए थे, क्वेश्चन मिले यहाँ तक मैथ के। और इसके बाद में आपको रीजनिंग, हिंदी, सारी क्लासेस वगैरह जो भी टाइप में मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।